85% इन द ह्यूमन बॉडी। अब आपने देखना है कि ये वाटर जो लाइफ के अंदर यानी लिविंग सेल्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक बात ये आपने ध्यान रखनी है कि जितने मेटाबॉलिक रिएक्शन है सेल के अंदर वो वाटर की प्रेजेंस में चल रहे हैं। वाटर होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगे, अगर वाटर नहीं होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलेंगे, क्योंकि ये तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मीडियम है। एक बात ये होगी। दूसरा, ये बहुत से रिएक्शंस में खुद इन्वॉल्व है, केमिकली इन्वॉल्व है। बहुत से रिएक्शंस में वाटर यूज होता है। मसलन वाटर इज द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल यूज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। इससे बनता है ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर, यानी एक्चुअली 6 वाटर यूज होते हैं। इनिशियली 12 वाटर यूज होंगे लेकिन 6 वापस आ जाते। तो इस तरह ये जो रिएक्शन है इसमें हम देखते हैं कि वाटर इज द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा, सॉरी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में ऑक्सीजन बनती है, 6 ऑक्सीजन। तो इस तरह ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो होगा इसके ऊपर लाइफ डिपेंडेंट है। अगर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन नहीं होगा तो फिर लाइफ को ना तो ग्लूकोज अवेलेबल होगा और ना ऑक्सीजन अवेलेबल होगी और फिर ना ही एनर्जी अवेलेबल होगी। पूरी लाइफ इस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन पे डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी एंड फॉर ऑक्सीजन। दूसरा हमने देखना है कि जितने कैटाबॉलिक रिएक्शन जिनमें मैक्रोमॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, इन रिएक्शंस हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस का मतलब होता है breakdown of larger molecules into smaller molecules by the addition of water। जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो फिर बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा बच्चे, ये देख रहे हैं कि आज हम वाटर की इंपॉर्टेंस और वाटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा है कि वाटर जो है वो तमाम लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद है और लिविंग सेल्स के अंदर इसकी जो अमाउंट है वो वेरी कर रही है फ्रॉम 65% टू 89%। दूसरी बात हमने ये देखी है कि ह्यूमन बॉडी में मिनिमम वाटर जो होगा वो बोन सेल्स के अंदर होगा। बोन तो हमारी सॉलिड है जो बॉडी को सपोर्ट दे रही है, लेकिन इन बोन सेल्स के अंदर भी, जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, इनके अंदर भी 20% वाटर मौजूद, क्योंकि ये लिविंग सेल है। और ब्रेन सेल्स में वाटर की मिकदार मैक्सिमम है विच इज 85%। अब हमने देखना है कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमने पहला पॉइंट ये देखा था कि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ रिएक्शंस। अगर सेल्स के अंदर वाटर होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगे, अगर सेल ड्राई स्टेट में होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलेंगे। नो वाटर नो रिएक्शन। दूसरा, वाटर बहुत से केमिकल रिएक्शंस का रिएक्टेंट है, इसमें यूज हो रहा है। मसलन ये जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है जिसमें कार्बन से वाटर यूज हो रहे हैं, सोलर एनर्जी क्लोरोफिल में अब्जॉर्ब हो रही है और इस एनर्जी की मौजूदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज बन रहा है, साथ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और 6 मॉलिक्यूल वाटर के वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनिशियली 12 वाटर यूज हो रहे हैं लेकिन एक्चुअली 6 यूज होंगे, 6 वापस आ जाएंगे। तो ये रिएक्टेंट है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का। दूसरा, जितने कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं जिनमें मैक्रोमॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स,
उन रिएक्शंस में भी वाटर यूज हो रहा है, इसलिए उन रिएक्शंस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस, breakdown of larger molecules into smaller molecules by the addition of water. अभी आगे जब हम रिएक्शंस को देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वाटर ऐड होता है और किस तरह फिर वो बॉन्ड टूटता है और मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, माइक्रो मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं। अब हमने वाटर की प्रॉपर्टीज को देखना है। वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। ये बच्चों सॉल्वेंट क्या होता है? तीन चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूट वो चीज होती है विच बिकम्स डिसॉल्व इन द लिक्विड, और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है जो सॉल्यूट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है। तो वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट इन नेचर। इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट इन नेचर। इससे बेहतर सॉल्वेंट अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। इसलिए पूरी लाइफ वाटर पर डिपेंडेंट है। कोई ऑर्गेनिज्म, खा वो प्लांट है, खा वो एनिमल है, खा वो एल्जी हैं, खा वो फंजाई हैं, खा वो बैक्टीरिया हैं, उन सबको वाटर चाहिए। कोई दूसरा सॉल्वेंट उनके सेल्स के अंदर आके मेटाबॉलिज्म को नहीं चला सकता। इसलिए हर लिविंग सेल को वाटर की जरूरत है। अब वाटर बेस्ट सॉल्वेंट। जितने मॉलिक्यूल वाटर में हल होते हैं इतने किसी दूसरे सॉल्वेंट में हल नहीं होते। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। क्या बताते भी कि वाटर कैन आयोनाइज into H positive and OH negative ions। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाएगा, दो पोल बन जाएंगे, तो वो कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं, जो इसके अंदर हल होते हैं, जो इसके अंदर सॉल्यूबल हैं, दे आर द पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी खुद वाटर पोलर है और अपनी पोलैरिटी की वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर हल करता है। अब जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो दो तरह के हैं। एक है आयनिक पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरे हैं नॉन आयनिक पोलर मॉलिक्यूल्स। आयनिक पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन आयनिक पोलर मॉलिक्यूल्स। जो आयनिक हैं वो आयनाइज हो जाएंगे, जो ही वाटर में जाएंगे आयनाइज हो जाएंगे। मसलन सोडियम क्लोराइड आयोनाइजेस इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे तो वाटर भी चूंकि आयोनाइज होता है, पोलर है, तो ये भी पोलर हो गए। अब ये वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। दूसरे हैं नॉन आयनिक पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी जो आयोनाइज तो नहीं होते लेकिन उनके उनके मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज्ड ग्रुप्स मौजूद हैं। मसलन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं कि जो नॉन आयनिक पोलर हैं। जिस तरह मसलन आर्जिनिन अमाइनो एसिड है, लाइसिन, सीरीन एटसेट्रा। These are non-ionic polar amino acids। अब देखें कि जिस वक्त ये वाटर में जाएंगे तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगी, इसलिए इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में इस बेसिक ग्रुप के साथ जाके अटैच होगी और ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। तो इस तरह ये आयोनाइज तो नहीं हुआ
लेकिन इसके अंदर चार्ज्ड ग्रुप्स मौजूद हैं, लिहाजा ये कहलाएगा नॉन आयनिक पोलर मॉलिक्यूल, और ये भी वाटर में डिस्पर्स हो जाएंगे। तो इस तरह आयनिक पोलर भी वाटर में हल हो जाते हैं और नॉन आयनिक पोलर भी वाटर में हल हो जाते हैं। यानी वाटर खुद पोलर है और पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर हल करता है। और ये मॉलिक्यूल जो वाटर में हल होते हैं, दे टेक पार्ट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज होंगे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब रह गए पीछे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो नॉन पोलर हैं, जिस तरह मसलन फैट्स हैं, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो दे कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। और जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते, वो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो सेल का मेम्ब्रेन सिस्टम बनाएंगे। जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स हैं, जिस तरह क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स हैं, जिस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन सारी, इनमें फैट्स, इनके स्ट्रक्चर के अंदर यही लिपिड्स मौजूद हैं। लिपिड्स आर फैट्स, यानी फैट्स आर लिपिड्स। फैट्स जो है वो लिपिड्स का ग्रुप है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, इनका अपना रोल होगा, ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में यूज होंगे। अब देखें भी, अगर सारे मॉलिक्यूल पानी में हल हो जाते तो फिर बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन होता है। अब देखें ना कि प्लांट्स हैं, बारिश हो रही है उनके ऊपर, वो पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर ऐसे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल है। इस तरह हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उन मॉलिक्यूल से बना हुआ है जो वाटर में इनसॉल्युबल है। अगर सॉल्युबल मॉलिक्यूल से बॉडी का स्ट्रक्चर बने तो बॉडी पर पानी डालेंगे तो बॉडी डिजॉल्व हो जाएगी। इसलिए नेचर ने वाटर को ये प्रॉपर्टी दी है कि वो पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर हल करता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज होते हैं, और जो नॉन पोलर हैं वो वाटर में हल नहीं होते और वो बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में यूज होते हैं। तो इस तरह वाटर जो है, इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट इन नेचर। अब बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, हीट कैपेसिटी। वाटर हैज द पोटेंशियल टू absorb maximum heat energy without changing its temperature abruptly, या without any major change in its own temperature। यानी वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसके अंदर पोटेंशियल है हीट एब्जॉर्ब करने की, लेकिन इसका अपना जो टेम्परेचर है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है, इसको डिफाइन करते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम। 1 कैलोरी पर ग्राम इसकी हीट कैपेसिटी है। 1 कैलोरी से मुराद होती है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेंटीग्रेड को ही डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। तो ये होती 1 कैलोरी पर ग्राम इसकी हीट कैपेसिटी है। यानी अगर टेम्परेचर, एक यूनिट हम लेते हैं, वाटर का टेम्परेचर रेज हो रहा हो फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज इन टेम्परेचर है, इसके लिए कितनी हीट वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वो होगी 1 कैलोरी। तो देयरफॉर कैलोरी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने देखना है कि हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है वाटर के अंदर, लेकिन उसका टेम्परेचर उस कदर इंक्रीज नहीं हो रहा। उसकी रीजन हमने देखनी है कि वाटर मॉलिक्यूल का, अगर हम ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच ले वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब ऑक्सीजन चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो शेड है इस ऑक्सीजन के साथ, उसको अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहां एक वीक लिंक डेवलप हो जाएगा। इस वीक लिंक को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हर वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा और नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो ये यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह हर वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिहाजा जो मैक्सिमम हीट एनर्जी होगी वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज होगी, और मिनिमम एनर्जी जो होगी वो वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि हीट आ तो मैक्सिमम रही है, लेकिन वाटर का अपना टेम्परेचर बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज द टेम्परेचर स्टेबलाइजर इन द लिविंग बॉडीज। लिविंग बॉडीज के अंदर ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम सडन टेम्परेचर चेंजेस। अब देखें ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, आज का टेम्परेचर हाई जा रहा है, मतलब किसी जगह टेम्परेचर बाहर का एनवायरमेंटल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आदमी घर से बाहर निकलता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जाता है, तो उसका टेम्परेचर एकदम से 50 पे पहुंच जाता है, उसकी तो मौके पे डेथ हो जाएगी। अब देखें कि हम इस एनवायरनमेंट में चल रहे होते हैं, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है। उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी में इन एवरेज हर सेल के अंदर 70% वाटर मौजूद है, और ये वाटर जो है ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर है, थर्मो स्टेबलाइजर है। ये बॉडी टेम्परेचर को सडनली एब्रप्टली चेंज नहीं होने दे रहा। ये वाटर की जो हीट कैपेसिटी है, ये इसकी जबरदस्त प्रॉपर्टी है। ये बॉडी को एब्रप्ट टेम्परेचर चेंजेस से बचा रही। इसके बाद हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब पता है कि वाटर वेपोराइज हो सकता है, वाटर लिक्विड है और वेपर इसकी गैसियस फॉर्म है। तो जिस वक्त वाटर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाएगा, यानी ये इवेपोरेट होगा, तो मैक्सिमम हीट को साथ ले जाएगा। देन वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म, यानी इट वेपोराइजेस, इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट एनर्जी। और इस तरह अब रिजल्ट क्या निकलेगा कि टेम्परेचर रिमेनिंग जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन को किस तरह डिफाइन करते हैं? कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ वाटर वेपोराइज्ड। कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ वाटर वेपोराइज्ड, यानी 1 ग्राम वाटर अगर इवेपोरेट होता है तो कितनी कैलोरीज जितनी हीट को साथ ले जाता है। तो वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है दैट इज 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं 574 कैलोरीज पर ग्राम। अगर कैलोरीज होंगी तो पर ग्राम, किलो कैलोरीज होंगी तो पर किलोग्राम। यानी अगर 1 किलोग्राम वाटर इवेपोरेट होगा तो कितनी हीट को साथ ले जाएगा, वो वेपर्स कितनी हीट को एब्जॉर्ब करके ले जाएंगे? 574 किलो कैलोरीज को साथ ले जाएंगे। इस तरह इसका कूलिंग इफेक्ट होगा, इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट होगा। आप इससे अंदाजा करें कि अगर 1 लीटर वाटर हो, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं,
1000 ml वाटर हो और इसमें से सिर्फ 2 ml वाटर इवेपोरेट हो जाए, तो बाकी बच जाता है 998 ml। तो ये जो रिमेनिंग वाटर होगा इसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर 1000 ml में से सिर्फ 2 ml वाटर इवेपोरेट हो जाए तो इतनी हीट को वो साथ ले जाएगा 2 ml जो वेपर्स होंगे कि रिमेनिंग 998 ml वाटर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट है। अब देखिए ये कूलिंग इफेक्ट लाइफ को प्रोटेक्शन दे रहा है। मसलन एनवायरमेंटल टेम्परेचर गर्मियों में बहुत हाई है, प्लांट्स धूप में खड़े हैं, आपको पता है प्लांट्स में चल रही होती है ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के जो पार्ट एयर में है, जिस तरह स्टेम है, लीव्स हैं, इनसे अगर वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब याद रखें कि जितना वाटर प्लांट जमीन से एब्जॉर्ब करके पूरी लीव्स तक पहुंचाते हैं उसका 99% वाटर ट्रांसपायर हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और इस इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट है। और ये जो कूलिंग इफेक्ट है ये प्लांट को हाई टेम्परेचर के जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं, तबाहकुन इफेक्ट्स हैं, उनसे बचा रहा है। जब देखते हैं प्लांट धूप में खड़े हैं, उनको डैमेज नहीं हो रहा, तो उसकी वजह ये है ट्रांसपिरेशन, कूलिंग इफेक्ट है उसका। इसीलिए आप दरख्त की छांव आपको ठंडी लगती है। एक एवरेज सा ट्रीज होता है वो 2 एयर कंडीशनर से ज्यादा कूलिंग करता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। इसी तरह जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो हमारी बॉडी में जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं एक्टिव हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू परस्पायर। परस्पायर का मतलब पसीना आना शुरू हो जाएगा। अब ये पसीना जब इवेपोरेट होगा तो बॉडी कूल हो जाएगी। आपको पसीना आया हुआ हो, आप पंखे के नीचे बैठे हैं तो आपको कितनी कूलिंग फील होती है। तो ये जो इसका इफेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टी है हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं, जो तबाहकुन असरात हैं, उनसे ये ऑर्गेनिजम्स को बचा रहा है। देखें अगर हाई टेम्परेचर चला जाए तो बॉडी के जो एंजाइम है वो काम करना छोड़ देंगे। तो जब एंजाइम काम करना छोड़ देंगे तो फिर ऐसी सूरत में जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन। Water ionizes into H positive and OH negative ions थोड़ी मकदार वाटर की हमेशा आयोनाइज फॉर्म में होती है। अगर टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और आपके पास प्योर वाटर हो, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, प्योर वाटर, इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? 10 पावर -7 मोल्स पर लीटर। 10 पावर -7 मोल्स पर लीटर प्योर वाटर के अंदर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होगी और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी ही होगी। दोनों आयंस की कंसंट्रेशन बराबर होगी और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्योर वाटर इन दोनों में से हर आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 10 पावर -7 मोल्स पर लीटर। जब वाटर आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है तो इसकी 2 बड़े फायदे हैं। एक ये होता है कि वाटर जब आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा तो बायोकेमिकल रिएक्शन आसानी से चलेंगे। दूसरा, जब ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा तो खुद रिएक्शंस में हिस्सा लेगा, खुद मेटाबॉलिक रिएक्शन में वाटर यूज होगा। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को फैसिलिटेट भी करते हैं ये आयंस
और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज भी होते हैं। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलाने में भी हेल्प कर रहे हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो इसलिए ये वाटर की बहुत आम प्रॉपर्टी है। और बच्चों आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एंजाइम चला रहे होते हैं। एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे होते हैं। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करे लेकिन खुद रिएक्शन में यूज ना हो। तो एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करें। और एंजाइम चूंकि वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो ये ड्राई स्टेट में काम नहीं करते, ये वाटर के अंदर ही काम करते हैं, एक्वस मीडियम में काम करते हैं। एक्वस मीडियम मीन वाटर मीडियम। तो इसलिए वाटर मीडियम होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगे, वाटर मीडियम नहीं होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चलेंगे। यही वजह है कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, बॉडी से वाटर खत्म हो जाए, ये बहुत मिनिमाइज हो जाए, तो दैट लीड्स टू डेथ। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो देखते हैं हम, प्रोटेक्शन। वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट। ये बड़ा इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है कि ये फ्रिक्शन को खत्म करता है। जिस तरह आप देखते हैं भी, आप गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल डालते हैं ताकि इंजन के अंदर फ्रिक्शन ना हो। अगर इंजन ऑयल खत्म हो जाए तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है। तो लुब्रिकेंट उस इंजन को फ्रिक्शन से बचा रहा है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर फ्रिक्शन से बचा रहा है वाटर। एक मिसाल लेते हैं इसकी। मसलन हमारी जो आईज हैं, इनके अंदर टीयर ग्लैंड्स हैं जो टीयर्स पैदा कर रहे हैं। इन टीयर्स में मैक्सिमम वाटर है। अब ये टीयर्स आ रहे हैं और हमारी जो आई लिड्स हैं ये आईज के ऊपर मूव कर रहे हैं, आई बॉल्स के ऊपर, लेकिन हमें कोई फ्रिक्शन फील नहीं हो रही। ये आई लिड्स आई बॉल्स के ऊपर मूव कर रहे हैं, रबिंग हो रही है इनकी, रगड़ खा रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन कोई फ्रिक्शन महसूस नहीं हो रही क्योंकि आईज अंदर से वेट हैं, उनके अंदर लगातार टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आदमी सोचता है कि टीयर्स तो उस वक्त आते हैं जब अंदर होता है। ये बात नहीं है, टीयर्स हर वक्त आ रहे हैं लेकिन नॉर्मल मिकदार में आ रहे हैं। जब आदमी रोता है तो वो उसमें एक कुछ जज्बाती कैफियत होती है जिसकी वजह से टीयर्स की प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, तो फिर वो आंखों से रिलीज होते हैं। वरना नॉर्मली इनकी मिकदार जो है वो एक हाथ के अंदर है और वो आंखों के अंदर ही रह रहे हैं और आंखों को लुब्रिकेट कर रहे हैं। और इस तरह फ्रिक्शन नहीं हो रही और ये आई बॉल्स के ऊपर जो आई लिड्स की रबिंग हो रही है, इससे आई बॉल्स डैमेज नहीं हो रहे। इसके अलावा हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स वो होते हैं जिन पर हमारी जिंदगी का दारोमदार है। मसलन हार्ट है, हार्ट के बाहर एक मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम। हार्ट और पेरिकार्डियम के दरमियान फ्लूइड भरा हुआ है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब देखिए हमारा हार्ट लगातार बीट कर रहा है, बीटिंग हो रही है, हार्ट बीटिंग, लेकिन कोई फ्रिक्शन नहीं हो रही, कोई हमें फ्रिक्शन महसूस नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि बाहर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड मौजूद है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसी तरह हमारे लंग्स के बाहर प्लूरल फ्लूइड मौजूद, क्योंकि बाहर मेम्ब्रेन होती है प्लूरा। इस प्लूरा और लंग्स के दरमियान जो फ्लूइड है वो प्लूरल फ्लूइड है और इस तरह ये लंग्स को फ्रिक्शन से बचा रहा है। इस तरह हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स मौजूद, इन वेंट्रिकल्स के अंदर सीएसएफ भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी है, हमारे ब्रेन के अंदर भी। अब अगर ये फ्लूइड ना हो तो जस्ट हम ब्रेन को एक झटका देने में सर को तो ब्रेन के पीसेस हो जाए। तो ये वेंट्रिकल्स जिनके अंदर सीएसएफ है ये हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं।
तो इस तरह ये ट्रामा से इन वाइटल ऑर्गन्स को ये वाटर बचा रहा है, जो फ्लूइड कुशन का काम कर रहा है अराउंड द वाइटल ऑर्गन्स। जिस तरह मैंने आपको हार्ट की एग्जांपल दी है, जिस तरह मैंने आपको लंग्स की एग्जांपल दी है, जिस तरह मैंने आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एग्जांपल दी है, इस तरह ये वाटर बॉडी की प्रोटेक्शन पर भी मामूल है। तो इससे बच्चों आप अंदाजा कर सकते हैं कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कि इसके बगैर लाइफ नामुमकिन है। और वाटर याद रखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर कोई CH बॉन्ड मौजूद नहीं। इट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी इट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर कोई CH बॉन्ड मौजूद नहीं। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ग्रुप हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कस करेंगे वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेटेड कार्बन्स, हाइड्रेटेड कार्बन्स यानी कार्बन के गिर्द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशो में मौजूद है जिस रेशो में वो वाटर के अंदर। जिस तरह आप देखें ना, ये फार्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 है। वही रेशो है जो वाटर में है। इतना वाटर में क्या रेशो होगी? 2:1 होगी। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो यहां पर भी देखें 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, रेशो 2:1 बन रही। इस तरह जो सुक्रोज है C12H22O11, रेशो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 है, यानी वही रेशो है जो वाटर में होती है। इसलिए हम इनको लिटरली डिफाइन करते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड मीन जिनके गिर्द वाटर मौजूद है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशो में हो जिस रेशो में वो वाटर के अंदर मौजूद है। तो इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स या कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। इनका जनरल फार्मूला है CxH2O होल बाय X इज द होल नंबर। ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, इट इज द होल नंबर। और इस होल नंबर की जो वैल्यू होगी वो 3 to many, 3 to several, कम से कम 3 नंबर होगा कार्बन का, और बहुत से भी सेवरल भी हो सकते हैं। इसी तरह Y के जो Y भी होल नंबर है, और ये इस X के बराबर भी हो सकता है और कोई डिफरेंट फिगर भी हो सकती है। तो ये बच्चों थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी कार्बोहाइड्रेट्स की। अब इसकी डिटेल्स नेक्स्ट, तो दैट्स ऑल बच्चों। अल्लाह हाफिज़।